एपिसोड 1 शुरू होता है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पर हम विल को देखते हैं। तो यह फ्लैशबैक उस टाइम का होता है जब विल अकेले अपसाइड डाउन के अंदर फंसा हुआ था। पहले तो हम उसे अपने घर के बैकयार्ड में उसकी छोटी सी हट में देखते हैं, जहाँ एक्चुअली से एक डेमोगोर्गन आ जाता है और वो डेमोगोर्गन विल को हंट डाउन करना शुरू करता है। विल उससे काफ़ी देर तक भागता है। वो एक पेड़ पर चढ़ता है, मगर डेमोगोर्गन उस पेड़ पर भी चढ़ जाता है। एंड जब विल एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद कर भागने की कोशिश करता है, तब विल नीचे गिर जाता है एंड डेमोगोर्गन उसे उठाकर हॉकिंस लाइब्रेरी ले जाता है। एंड यहाँ पर सरप्राइजिंग बात यह होती है कि डेमोगोर्गन उसे मारता नहीं है, बल्कि डेमोगोर्गन उसे वेकना के हवाले कर देता है। एंड यह वेकना भी विल को मारता नहीं है, बल्कि अपने पावर्स का यूज करते हुए कई सारे अपसाइड डाउन वाले रूट्स को विल के मुंह के अंदर डाल देता है। एंड विल के अंदर कई सारे अपसाइड डाउन के ऑर्गेनिज्म एंड क्रिएचर डालने लगता है। साथ हम देखते हैं अब माइक के घर पे कुछ टाइम से जॉइस और उसके दोनों बेटे विल एंड जोनाथन रह रहे हैं। एंड घर में काफ़ी सारे लोग होने की वजह से काफ़ी सारा कियोस्क भी है। खैर आगे विल, माइक और माइक की बहन होली तीनों ही निकल जाते हैं स्कूल के लिए। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं एक रेडियो स्टेशन, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉबिन अब एक रेडियो जॉकी बन चुकी है हॉकिंस के अंदर, और स्टीव भी रॉबिन की मदद करता है। वो कई सारे साउंड इफेक्ट के टिप्स वगैरह प्ले करते हैं जब रॉबिन बात कर रही होती है। खैर यहीं पर रॉबिन रिवील करती है कि अब पूरा का पूरा हॉकिंस, जो कि सीजन 4 की तबाही के बाद अब लॉकडाउन पे जा चुका है। साथ ही सीजन 4 में जो दरार पड़ी थी हॉकिंस के अंदर, उसे भी मिलिट्री ने मेटल शीट का यूज करते हुए पूरे तरीके से सील कर दिया है। साथ ही मिलिट्री ने एक प्रॉपर बेस भी बना लिया है हॉकिंस लाइब्रेरी के अंदर, जहां हम देखते हैं अपसाइड डाउन का गेट। यानी कि यहाँ मिलिट्री ने अपसाइड डाउन के गेट को बहुत ही तगड़े तरीके से गार्ड कर रखा है और हॉकिंस में भी लॉकडाउन लग गया है। इसी सब के बीच में अचानक से रेडियो शो एयर करते हुए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से रॉबिन का रेडियो शो अचानक से ऑफ एयर हो जाता है। एंड इसे फिक्स करने के लिए स्टीव को ज़रूरत पड़ती है डस्टिन की। एंड जब स्टीव डस्टिन को कॉन्टेक्ट करता है उसके वॉकी के थ्रू, तब हम देखते हैं कि अब डस्टिन का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। एडी की मौत के बाद से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा है और इसी बीच से वो यहाँ पर काफ़ी रूडली बिहेव करता है। साथ ही डस्टिन एडी को ट्रिब्यूट करने के लिए हेल्फेयर क्लब की टी शर्ट पहनकर स्कूल में आता है, मगर यह चीज़ स्कूल के बाकी बच्चों को, स्पेशली जेसन कार्वर के दोस्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिस वजह से यहाँ पर डस्टिन काफ़ी ज़्यादा बुली भी हो रहा होता है। एंड यह बच्चे डस्टिन को मारने की भी कोशिश करते हैं, मगर तभी यहाँ पर लूकस, माइक और विल भी आ जाते हैं, जो यहाँ से डस्टिन को बचा लेते हैं। यहाँ माइक आकर डस्टिन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे हेल फायर की टी शर्ट ऐसे पहनकर नहीं आना चाहिए, उसे अपनी तरफ अटेंशन नहीं लानी चाहिए लोगों का। होपर ने सबको बोला है थोड़ा अंडरग्राउंड रहने के लिए, मगर इसी बीच पर डस्टिन सबसे लड़कर यहाँ से चला जाता है। एंड डस्टिन इन सब से काफ़ी रूडली बिहेव करता है। इसी के साथ हम स्कूल के अंदर देखते हैं एक मिसिंग पोस्टर, जो और किसी का नहीं बल्कि 11 का है, यानी कि जेन होपर का। एंड उसके जस्ट बाद हम देखते हैं 11 कुछ लोगों से एक्चुअली में भाग रही होती है, उसके पीछे मिलिट्री पड़ी हुई है। मगर आगे रिवील होता है कि 11 थी ही नहीं, बल्कि यह एक्चुअली कोई और थी। एंड वहाँ पर 11 ने वापस से मिलिट्री को चकमा दे दिया है, वापस से, इसलिए क्योंकि मिलिट्री कॉन्स्टेंटली 11 को हट डाउन करने की कोशिश कर रही है ताकि वो 11 का इस्तेमाल कर सके। मगर वही दूसरी तरफ 11 को देखते हैं, जो कि होपर और जॉयस के साथ एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कर रही होती है ताकि वो अपनी पावर्स को और बेटर तरीके से कंट्रोल कर सके और वेकना को हरा सके। यही हम एक और कमाल की चीज़ देखते हैं कि पिछले सीजन की तरह जब 11 अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही है, तब उसकी नाक से खून नहीं आ रहा है। इसकी मतलब है कि 11 को अपनी पावर्स पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल आ चुका है। आगे हम मरी को देखते हैं, जो एक फेक आईडी के साथ कई सारे कार्गोस लेकर हॉकिंस के अंदर आता है। एंड हमें पता चलता है कि वो सीक्रेटली हॉकिंस के अंदर
जितने भी अपने हीरोज हैं उनकी मदद कर रहा है बाहर से सामान लाके। आगे हम वापस रेडियो स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर हम देखते हैं स्टीव और रॉबिन ही नहीं यहाँ काम नहीं कर रहे, बल्कि ये एक कलेक्टिव प्रोजेक्ट है नैन्सी, जोनाथन, स्टीव और रॉबिन का, जहां यह लोग कोशिश कर रहे हैं कि डस्टिन के मदद के बिना रेडियो सिग्नल को सही तरीके से यूज करने का। एंड उन्हें एक मैनुअल में पता चलता है कि उन्हें एक बड़े वाले रेडियो टावर पर चढ़कर इसे फिक्स करना होगा, जिसके बाद स्टीव डिसाइड करता है कि वो ऊपर चढ़कर जाएगा और रेडियो सिग्नल को फिक्स करेगा। मगर यह जोनाथन भी नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि वो इस काम को अंजाम देगा, जिसके बाद दोनों के बीच नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए एक रेस लग जाती है और दोनों ही टावर के ऊपर पहुंचकर इस चीज को फिक्स कर देते हैं। इसी बीच मरी, जहां नैन्सी और रॉबिन से नीचे मिलता है, वो उन्हें कई सारी सप्लाई देता है, लड़ने के लिए गोला बारूद भी देता है और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन भी करता है कि आर्मी वालों ने कई सारा सामान मंगाया है स्टॉक्स को रिफिल करने के लिए, जिसका मतलब है कि आज गेट ओपन होने वाले हैं। यह इन्फॉर्मेशन मिलते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डस्टिन को, जो स्कूल के अंदर स्कूल की साइंस में जो एक सांप को चुराता है एंड आके वो इसी सांप को जेसन कार्वर के लॉकर के अंदर प्लेस कर देता है। और जब जेसन अपने लॉकर को खोलता है तो वो काफी डर जाता है और उसी वजह से जेसन और उसके दोस्त डस्टिन से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं उस टाइम पर। खैर दूसरी तरफ डस्टिन बाकी चारों लड़के स्कूल के कैंटीन में बैठे होते हैं, जहां पर रॉबिन रेडियो सिग्नल को फिक्स करके एक रेडियो ब्रॉडकास्ट करती है, जहां पर कोड लैंग्वेज में वो चारों लड़कों के साथ होपर और 11 को यह इन्फॉर्म करती है कि अगले 2 घंटे में आर्मी का काफिला निकलने वाला है एंड आज रात गेट खुलने वाले हैं। जिसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं प्लानिंग करते हुए, जहां बेसिकली होने यह वाला है कि आर्मी का एक काफिला अपसाइड डाउन के अंदर जाने वाला है एंड होपर इसी काफिले के अंदर छुपकर जाएगा, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि काफिला किस रूट से जाने वाला है। इसी वजह से अपर वर्ल्ड में स्टीव और डस्टिन अपनी रेडियो वाली वैन से उसी सेम रूट को ट्रेस करेंगे, जिससे कि अपसाइड डाउन से रेडियो सिग्नल कनेक्ट कर सके होपर को एंड होपर अपसाइड डाउन में होते हुए भी अपर वर्ल्ड से कनेक्ट रख सके। यहीं पर 11 होपर को कहती है कि उसने आज काफी तगड़ी ट्रेनिंग करी है एंड वह काफी इजीली होपर के साथ नीचे जाकर वैकना को आज ही मार सकती है। मगर यह होपर उसे मना कर देता है और उसे डांट भी देता है। उसे कहता है कि वो डिसाइड करेगा कि कब 11 नीचे जाएगी और वैकना से फाइट करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अपसाइड डाउन के अंदर अब मिलिट्री पहुंच चुकी है, उन्होंने अपना एक बेस सेटअप कर लिया है, साथ ही मिलिट्री कॉन्स्टेंटली 11 को भी ढूंढ रही है एंड इसी टाइम पर अगर 11 गलती से भी नीचे चली गई तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है कि मिलिट्री 11 को अरेस्ट कर लेगी, उसे पकड़ लेगी एंड वो लोग वैकना को भी नहीं हरा पाएंगे। खैर इस पूरी चीज़ को यह सारे के सारे क्रोल बुलाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें अपसाइड डाउन के अंदर क्रोल करके जाना है और वैकना का पता लगाना है, क्योंकि अब यह चीज़ क्लियर नहीं है कि वैकना जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि काफ़ी समय से विल को वैकना का कोई भी विजन नहीं आया है। साथ ही स्टीव को यह लगता है कि क्योंकि सीजन 4 के एंड में नैन्सी एंड स्टीव ने वैकना को जला दिया था, इस वजह से हो सकता है कि वैकना मर ही गया हो और वह लोग फालतू में यह क्रोल कर रहे हो। खैर इन्हीं सब कन्वर्सेशन के बीच हम विल को देखते हैं, जिसे अचानक से काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होने लगता है और उसके लिए आसमान घूमने लगता है। जब उसके दोस्त उससे पूछते हैं उसे क्या हुआ, तब विल एक्सप्लेन नहीं कर पाता और उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या है यह बात उसको भी समझ नहीं आती। खैर इसके बाद हम वापस से पहुंचते हैं स्कूल में, जहां माइक की बहन होली को वापस से एक इमेजिनरी पर्सन दिखने लगता है, जो कि किसी और को नहीं दिखता। उस इमेजिनरी पर्सन से बात करते हुए होली की टीचर उसे देख लेती है एंड वह डिसाइड करती है कि अब उसे कंप्लेन करनी पड़ेगी होली के पेरेंट्स को कि होली के साथ मेंटली कुछ बहुत ही गलत चल रहा है। दूसरी तरफ हम वापस से पहुंचते हैं अपसाइड डाउन के अंदर, जहां अपसाइड डाउन के अंदर जो मिलिट्री बेस सेटअप है वहां पर एक आर्मी पर्सनल इस आर्मी बेस की हेड डॉक्टर
के को जाकर बताता है कि वो लड़की यानी कि 11 अभी भी पकड़ी नहीं गई है, जिस पर डॉक्टर के कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द उस लड़की को यानी कि 11 को ढूंढना पड़ेगा। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी अपसाइड डाउन वाले आर्मी बेस के अंदर अपसाइड डाउन क्रिएचर जैसे कि डेमोगोर्गन एंड बाकियों पर कई सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। एंड हम देखते हैं डॉक्टर के को जो एक डेमोगोर्गन का सर खोलते हुए दिख रही है। खैर इसके जस्ट बाद हम पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, जहां मैक्स अभी भी कोमा में है एंड हर रात यहाँ पर कोई ना कोई मैक्स के साथ रुकता है एंड उसकी फेवरेट टेप को यहाँ पर स्पीकर पे चलाया जाता है, इसलिए क्योंकि वैकना गलती से भी वापस से मैक्स पर अटैक ना कर दे। यही हॉस्पिटल में ही विल को पता चलता है कि रॉबिन एक्चुअली हॉस्पिटल की ही एक नर्स विक्की के साथ रिलेशनशिप में है। यह दोनों ही डेट पर जा रहे हैं रेगुलरली एंड विल यहाँ पर इन दोनों को साथ में देख लेता है और घबराकर यहाँ से भाग जाता है। खैर आगे हम हॉकिंस के कब्रिस्तान को देखते हैं, जहाँ कुछ लोग एडी के टू स्टोन पर लिखा होता है बर्न इन हेल। जब डस्टिन इसे साफ करता है तब उसे रियलाइज होता है कि नॉर्मल पेंट नहीं है बल्कि ब्लड से लिखा गया है और नीचे उसे दिखता है वही सांप जो उसने जैसन कार्वर के लॉकर में डाला था। कार्वर और उसके दोस्त काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं डस्टिन से और वो डस्टिन को पीटना शुरू कर देते हैं। डस्टिन उनसे फाइट करने की तो काफी कोशिश करता है, मगर इस 1 वर्सेस 4 सिचुएशन में उसको काफी बुरी तरीके से पीटा जाता है एंड उसे बेहोश कर दिया जाता है। इसी टाइम उसके वॉकी पर उसके दोस्त उसे बुला रहे होते हैं, मगर किसी का भी कांटेक्ट उससे नहीं हो पाता। इसके बाद डिसाइड किया जाता है कि बिना डस्टिन के ही आज रात के क्रोल को अंजाम दिया जाएगा। खैर यहाँ पर रेडियो स्टेशन पर होपर, जोइस और 11 भी पहुंच जाते हैं, जहाँ काफी टाइम बाद 11 और माइक मिलते हैं एंड वो काफी दिनों बाद मिलने के साथ साथ इमोशनल भी हो जाते हैं। वो दोनों इसी रेडियो स्टेशन के छत पर बैठकर यह चीज डिस्कस कर रहे होते हैं कि यह सब खत्म होने के बाद, वैकना के मर जाने के बाद यह दोनों साथ में एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई जगह पर रहने जाएंगे। जिसके बाद सब पहुंचते हैं रेडियो स्टेशन के अंदर। हमें पता चलता है कि रेडियो स्टेशन एक्चुअली में बेस है इन सभी के ऑपरेट करने के लिए। हेड डस्टिन के ना होने की वजह से जोनाथन उसको याद करता है। जब स्टीव ड्राइव कर रहा होता है तब जोनाथन रेडियो फ्रिक्वेंसी को होपर के साथ कनेक्ट करता है अपसाइड डाउन में, सो दैट होपर का ऑल टाइम सबसे कनेक्शन बना रहे। खैर आगे हम देखते हैं माइक एंड लूकस आर्मी वालों पर नजर रख रहे होते हैं एंड हमें देखने को मिलता है हर बार अपसाइड डाउन में जाने के लिए आर्मी वाले को अपसाइड डाउन का जो गेट हॉकिंस लाइब्रेरी के सामने खुला हुआ है उसे बंद करना पड़ता है, जिसके बाद वो ट्रक्स एंड लोगों को अपसाइड डाउन के अंदर भेजते हैं। एनीवेज यहाँ पर माइक और लूकस की कॉल्स की मदद से मौका देखते ही होपर इन्हें आर्मी ट्रक्स में चढ़ जाता है एंड वो पहुंच जाता है अपसाइड डाउन के अंदर एंड सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर तभी अचानक से अपसाइड डाउन के अंदर वाले ट्रक्स उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ मूवमेंट के लिए रेडियो सिग्नल भी डिस्कनेक्ट होते हैं, मगर जोनाथन की मदद से वो वापस रिकनेक्ट कर जाते हैं। जिसके बाद अचानक से एक डेमोगोर्गन की साउंड आती है और हमें यह पता चलता है कि मॉन्स्टर अब वापस आ चुके हैं, जहां एक डेमोगोर्गन इसी आर्मी के काफिले पर अटैक कर देता है एंड होपर जिस ट्रक में था उसी ट्रक के ड्राइवर को भी यह डेमोगोर्गन मार के खा जाता है। इसी सबके बीच हम देखते हैं कि अचानक से उसी डेमोगोर्गन का हाइव माइंड विल के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड जो वो डेमोगोर्गन कर रहा होता है वो सभी कुछ विल को भी दिख रहा होता है। यह होपर कैसे ना कैसे कर बच जाता है, मगर हम देखते हैं विल के हाइव माइंड के थ्रू कि वही जो डेमोगोर्गन है अब आगे बढ़ रहा है नैन्सी के घर की तरफ। एंड अगर तुम्हें याद हो तो पिछले सीजन में वैकना ने नैन्सी को एक नाइटमेयर दिखाया था जिसके अंदर उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी एंड उन्हें डेमोगोर्गन ने मार दिया था। यह देखते ही रेडियो स्टेशन में जितने लोग बचे थे यह सारे के सारे लोग नैन्सी के घर की तरफ जाते हैं। वही जोइस भी थप्पड़ मारकर विल को होश में लेकर आती है। आगे हम देखते हैं नैन्सी का घर, जहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मगर तभी हम देखते हैं होली का रूम, जहाँ अचानक से लाइट फ्लिकर करने लगती है जिस तरह सीजन 1 में
किया करती थी जब भी डेमोगोर्गन विल के घर के अंदर निकलता था। एंड जिसका हमें डर था एपिसोड के एंड में वही होता है, जहां होली के रूम की छत को तोड़ते हुए एक डेमोगोर्गन निकल कर आ जाता है। इसी के साथ एपिसोड 1 यही खत्म होता है। आगे क्या होगा वो हम देखेंगे एपिसोड 2 में।